हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़ जाइए फटाफट। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी हमने सेशन लिया था, ठीक है। तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जाना था, क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की अवधारणाएं क्या होती है, ठीक है। एक शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हो सकती है, शिक्षण के जो प्रभाव, जो तत्व हैं वो क्या हो सकते हैं। एक हायर एजुकेशन के बारे में जो संस्थाएं हैं उनके बारे में शिक्षण किस प्रकार से की जाती है, दी जाती है, वो सारा कुछ हमने कल के लेक्चर में समझा था, ठीक है। तो एक बार हम जो कल थोड़ा सा जो भी डिस्कस किया था उसको एक बार छोटे वे में वापस देख लेते हैं, ब्रीफ में समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, ठीक है। तो हमने समझा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, तो टीचिंग के जो उद्देश्य किस प्रकार है, शिक्षण के स्तर को, विशेषता के अपेक्षाएं क्या क्या हो सकती है, शिक्षण के आपके जो विशेषताएं हैं, किशोर और वयस्क के जो शिक्षार्थी की अपेक्षाएं हैं वो क्या होगी, शिक्षण के तत्व के जो शिक्षण शिक्षक, जो सहायक सामग्री या संस्थागत जो सुविधाएं क्या क्या उसको उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, वो सारा कुछ हमने देखा था। अधिगम के संस्थाओं में शिक्षण का ऑफलाइन मॉडल जो ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल होता है उसके बारे में वो सारा कुछ हमने जानेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर इसमें आता है कि जो शिक्षण में जो सहायक प्रणाली होती है, ठीक है, सहायक प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, आपके करिकुलम भी हो सकता है, आपके व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, आपके अदर जो जो करिकुलम है सब्जेक्ट के रूप में वो हो सकता है, आपके नोटपैड हो सकता है, आपके पेन हो सकता है, जो आपके व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, सारा कुछ अदर जो सामग्री इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, मूल्यांकन की जो प्रणाली है, मूल्यांकन की जो प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, जो आपने साल भर के अंतर्गत जो आप एक शिक्षार्थी को आपने जो आपका जो उस टॉपिक पर आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो आपने शेयर किया। आपने जो करिकुलम के हिसाब से आप बच्चों को जो पढ़ाया है, जो आपने सिखाया है, उसका आप क्या करोगे, आप इवेल्यूट करोगे, यानी उसका मूल्यांकन करोगे, उसकी परीक्षा लोगे। वो परीक्षा भी आपके लगभग 3 स्तरों में होती है। हाफ ईयरली के माध्यम से हो सकती है, क्लास के अंतर्गत आपके जो टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट है वो भी हो सकते हैं, और एनुअली एग्जामिनेशन वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के जो लेवल है एग्जाम के आप लेने के, तो एक मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत आप देखोगे कि उसका जो बच्चे ने आपने बच्चे को जो सिखाया है वो बच्चे का आउटपुट अब कितना आ रहा है उस टॉपिक के ऊपर, तो आप उसमें मूल्यांकन प्रणाली के रूप में आप देख सकते हो। फिर एक सारा कुछ आपके जितने भी बच्चे होंगे उसमें उसकी कितनी रैंक है, चाहे आप सपोज करो 40 की स्टैंडर्ड के आपकी क्लास है, तो 40 में से अब 40 के जो 40 बच्चे हैं उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन कौन आ रहा है, सेकंड रैंक पे कौन कौन आ रहा है, थर्ड रैंक पे कौन कौन आ रहा है, तो उसका आप इवेल्यूट करोगे किसमें, मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। चलिए, फिर हमने एक कोटेशन भी देखा था, एपीजे अब्दुल कलाम का हमने कोटेशन से इसको इस क्लास को हमने स्टार्ट किया था, लास्ट जो क्लास थी अपनी, ठीक है। तो शिक्षण एक महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देती है। यानी शिक्षण क्या एक महान व्यवसाय है, यानी व्यवसाय का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो और या हम जो स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, शिक्षण एक व्यवसाय की तरह देखा जाता है। अब व्यवसाय के रूप में देखने का तो एक अलग नजरिया है, लेकिन जो वास्तविक रूप से अपन देखते हैं उस बच्चे का चरित्र निर्माण करना होता है, उस बच्चे की जो क्षमता कैपेबिलिटी है उसका आप डेवलपमेंट करते हो, उसके बारे में देखना है, उस बच्चे का भविष्य के बारे में आप सारा कुछ एक रूप तैयार करते हो, यानी आकार रूप देते हो, ठीक है। एक जब एक छोटा बच्चा आपके पास में आता पढ़ने के लिए, उसके पास में कुछ भी जानकारी नहीं है, आप उसके अंतर्गत जो क ख ग है वो सिखाते हो, आप उसको डिजिट वगैरह सिखाते हो, आप उसको शब्द वर्णमाला सिखाते हो, यानी उसको एक शब्दों की जो उसकी पहचान करने की जो आप उसको सारा कुछ जो ज्ञान आपके पास में है वो उसको डिलीवर करते हो, तो एक आकार रूप दे रहे हो। अब जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा, जब बच्चा बड़ा होता जाएगा वो क्या करता है कि उसकी जो समझ है परिपक्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक पौधा अपन पौधा लगाते हैं छोटा सा, जब से बीज जमीन में लगाते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, और जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वैसे ही अपने जो बच्चे हैं, जो छोटे स्तर से लेकर बड़े लेवल तक जो बच्चे पहुंचते हैं, तो वहां पर उसका जो आध्यात्मिक स्तर हो गया, जो उसकी सोचने की क्षमता हो गई, उसके जो एक कार्य करने की जो प्रवृत्ति होगी, वो उसमें अंडरस्टैंडिंग, समझने की जो शक्ति है वो भी उसमें डेवलप होती जाती है। जैसे जैसे आप उसमें बातें उसको सिखाओगे करोगे तो सारा कुछ वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फलीभूत होता जाएगा।
तो इसी तरह से एक अब्दुल कलाम, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इन्होंने एक बहुत ही शानदार लाइन कही है कि शिक्षण एक महान व्यवसाय है। क्या है? शिक्षण एक महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में जेके चैटसन के हिसाब से शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है। अब इन्होंने, जो जेके चैटसन है, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को समाज के साथ में जोड़ दिया। यानी समाज के साथ में किस प्रकार से जोड़ा? शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है। जैसे आप एक टीचर हो, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, और आपके पास में बहुत सारे शिष्य आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो पीढ़ी है, ठीक है, आपने जो कुछ समझा है वो आप क्या कर रहे हो? डिलीवर कर रहे हो। तो जो आपने सीखा और दूसरे को दिया, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास में जाना, यही यहाँ पे जो जेके चैटसन का कहना है। क्या कहना है जेके चैटसन का? कि शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से जाकर दूसरी पीढ़ी तक जाता है। ठीक है। अब मैंने सीखा है, ठीक है, जो कुछ मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, तो एक वो पीढ़ी गुरु वाली होगी मेरे, और जो मैंने सीखा वो दूसरी पीढ़ी होगी। अब मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वापस डिलीवर कर रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, ऑफलाइन माध्यम से हो सकता है, या आप हजारों बच्चों के साथ में पढ़ाते हो, तो वो आप क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करना। ठीक है। आप जो उस तथ्य से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो जानकारी है उसको देना। समझ में आएगी ना बात? चलिए, आपके कमेंट मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, कमेंट भी करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो या समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं शिक्षा और शिक्षण, ये दो शब्द है अपने पास में, शिक्षा और शिक्षण। सबसे पहले होता है जो शिक्षा, शिक्षा की जो उत्पत्ति होती है, किससे होती है? शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से होती है। किस प्रकार से होती है? शिक्षा की उत्पत्ति किससे हुई है? शिक्ष शब्द से हुई है, यानी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। और जो शिक्षण है उसका जो मूल अर्थ है वो क्या है आपके पास में? शिक्षा प्रदान करना। समझ गए? क्या हुआ, कोई इश्यू आ रहा है क्या? इश्यू आए तो बता देना। कोई इश्यू तो नहीं है? यस या नो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरे पास में एक मैसेज आ रहा है, नो कनेक्टिविटी, तो इसी संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वॉइस प्रॉपर से आ रही है, नहीं आ रही है, लेक्चर बराबर से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? चलिए, हम कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या समझा कि शिक्षा और शिक्षण, यानी शिक्षण तो जो मूल अर्थ है, जो आप सिखाते हो बच्चे को, जो आपके पास में ज्ञान है, प्रदान करना, डिलीवर करना। ठीक है। शिक्षा प्रदान करना होता है, और जो शिक्षा होता है उस शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कल बहुत ही शानदार लेक्चर लिया था इसका। फिर आपके पास में आता है शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा में शिक्षण एक ऐसी अंतर प्रक्रिया होगी, शिक्षण क्या होगी? ऐसी अंतर प्रक्रिया होगी जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में आयोजित होती है। यानी जो शिक्षण है वो एक ऐसी अंतर प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य करिकुलम का कार्य करती है। यानी करिकुलम कौन हो गया? आपका जो पाठ्यक्रम हो गया, उसके संदर्भ में आयोजित होने वाली है। यानी जो मीडिएटर का काम करने वाला कौन है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम कर रहा है आपके। ठीक है। तो पूर्व में जो शिक्षक के दो चर होते थे, पहले क्या होते थे? तो शिक्षक के दो चर होते थे, एक तो शिक्षक और शिक्षार्थी। दो चर होते थे, शिक्षण और शिक्षार्थी। इसलिए एडम्स ने शिक्षण को दो मुखी प्रक्रिया कहा। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाए
कि दो मुखी प्रक्रिया किस महान व्यक्ति ने कहा था, तो एडम्स ने कहा था। ठीक है, तो दो चर इन्होंने बताए थे, एक तो शिक्षण, दूसरा शिक्षार्थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षण को जॉन डेवी ने क्या बताया कि प्रयासों के कारण त्रिमुखी प्रक्रिया को यानी त्रिस्तरीय अब जिसके रूप में तीन स्तर को रूप में अब देखा जाने लगा है। जो शिक्षण के जो स्तर है, जो शिक्षण के जो लेवल है, अब इसको तीन स्तर में देखा जाने लगा। किस प्रकार से, देखिए, शिक्षण के तीन चर होते हैं, शिक्षण के तीन चर होते हैं। सबसे पहला शिक्षक स्वयं खुद होगा, फिर दूसरा शिक्षार्थी खुद होगा, और तीसरा होगा समाज। समाज को यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया है कि जो समाज के अंदर जो वो रहता है, या उसके जो समाज में जो कुछ भी वो सीखता है, वो एक करिकुलम का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समाज के अंतर्गत इसको क्या लिया, पाठ्यक्रम शब्द को इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर हमने ये देखी थी कि अलग अलग इसकी जो शिक्षण की जो परिभाषा है, शिक्षण और शिक्षार्थी की जो परिभाषा है, वो हमने समझी थी। ठीक है, तो वो समझते हैं। ये देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना, आराम से दिख जाएगा। एचडी क्वालिटी में दिखेगा आपको, 4K पैनल पर जैसे दिखाई देता है वैसा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए, अपने बीओ स्मिथ एक जो ऑथर हुए थे, उनका क्या कहना है शिक्षण के बारे में, कि शिक्षण का कार्य एक अधिगम को उत्प्रेरित करना है। यानी शिक्षण का जो कार्य है वो अधिगम को उत्प्रेरित करना होता है। ठीक है, अधिगम को किस प्रकार से उत्प्रेरित करोगे, कि जो कुछ भी आपके पास में जो शिक्षण की जो सामग्री है, जो आपने जिसका आपके पास में एक्सपीरियंस है, यानी जो आपके पास में आपने जिसका ज्ञान प्राप्त किया है, उसी चीज को आप क्या करोगे कि सामने वाले पर डिलीवर करोगे। यानी उद्यम का उत्प्रेरित करना, यानी शिक्षण को यानी जिज्ञासु किस प्रकार से आप एक व्यक्ति के यानी शिक्षार्थी के बीच में उस टॉपिक को समझने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हो। वो ललायत होना चाहिए कि वो जो हम सिखा रहे हैं वो एक समझने की उसके पास में ललायत होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको किस प्रकार से सिखा सकते हैं, तो उसमें उत्प्रेरित होना चाहिए, वो भावना यानी सीखने की उसकी ललायत होनी चाहिए बच्चे के अंतर्गत। तो वो सारा कुछ काम शिक्षण का उद्देश्य होता है कि अधिगम को उत्पन्न करना, यानी बच्चे में उत्सुकता यानी जागरूकता पैदा करना कि वो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में और वो जाने। ठीक है, वो सारा कुछ अपने पास में होना चाहिए। इतना जहां पर शिक्षण होगा वहां पर अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं कि जो शिक्षण होगा वहां पर अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक, यानी जहां पर शिक्षण होगा वहां पर जिज्ञासु, जागरूकता, अधिगम, शिक्षण जो आपको अनुभव है वहां पर होना अत्यंत आवश्यक है। यानी एक सब्जेक्ट मैटर पर यानी एक विषय वस्तु पर आपका उस विषय वस्तु पर आपका ज्ञान नहीं है, आप उसके बारे में समझा नहीं सकते बच्चे को, तो आपका वो अधिगम नहीं मान सकते। ठीक है, यानी अगर आप जैसे क्लास में जाते हो और वहां पर क्लास में जाने के बाद में आप टेबल कुर्सी पर बैठ जाते हो, बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाते हो, ठीक है, तो वहां पर वो उस सब्जेक्ट मैटर पे आप भले ही वहां पे उस सब्जेक्ट मैटर से संबंधित टीचर होंगे, लेकिन उससे अगर आप बच्चों को नहीं सिखाओगे, बच्चों को नहीं समझाओगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ाओगे, तो वहां पर अधिगम का जो कार्य वो नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये होगा कि जो शिक्षण है वो एक अधिगम का होना वहां पर अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए शिक्षण की आवश्यक शर्त इसको रखी गई है, अधिगम का होना। अधिगम जिससे किलपैट्रिक्स जो महोदय है, आपके किलपैट्रिक्स महोदय, उन्होंने अपने शब्दों में बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने समझाया है कि शिक्षण क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने समझाया। देखना, आप भी पढ़ोगे तो आपको बहुत ही शानदार तरह से समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ये समझ पाओगे इन लाइनों को। मतलब देखिए क्या समझाया किलपैट्रिक्स महोदय ने। देखिए, शिक्षक एवं अधिगम में वही संबंध होगा, शिक्षक और अधिगम में वही संबंध होगा जो किसी वस्तु को खरीदने और बेचने में होता है। बहुत ही शानदार लाइन लिखी है किलपैट्रिक्स महोदय ने कि जो आप वस्तु खरीद रहे हो और जो आप वस्तु बेच रहे हो, वही संबंध शिक्षण और अधिगम में होता है। किस प्रकार से होता है कि अगर मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ, ठीक है, आप खरीदार हो, तो अगर आपने कुछ खरीदा नहीं तो मैं बेचूंगा ही नहीं। अगर मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो बच्चा समझेगा ही नहीं। समझे ना बात? अगर आप कुछ पढ़ाओगे नहीं बच्चों को तो वो बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो शिक्षण जो यहाँ पे किल प्रैक्टिस ने बहुत ही शानदार तरीके से इस लाइन को अपने शब्दों में पिरोया है, बहुत ही शानदार लेवल में। देखिए कि शिक्षण एवं अधिगम में वही संबंध होगा जो किसी वस्तु को खरीदने और बेचने में होता है। यदि बालक को कुछ सिखाया ही नहीं है तो शिक्षक ने कुछ भी सिखाया नहीं। यदि किसी ने कुछ खरीदा नहीं तो दुकानदार ने कुछ बेचा ही नहीं।
ये बहुत ही शानदार तरीके से अपने किल पैट्रिक ने जो शिक्षण और अधिगम के बीच में रिलेशन को बताया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट इसमें एक और ऑथर हुए थे रायबर्न। रायबर्न ने इसमें बहुत ही शानदार बात कही है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को क्या करता है, विकास में सहायता प्रदान करता है। यानी इन्होंने एक क्या किया है, एक लेवल आगे चले, इन्होंने क्या किया कि जो बालक की क्षमताएं, कैपेबिलिटी है, उसको डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। जैसे जैसे बच्चा शिक्षा ग्रहण करता जाएगा, उसके जो समझने की शक्ति है, उसके जो सोचने की शक्ति है, उसके जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाएगी, एक विकास होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो सोचता जाएगा, उसके जो सोचने की क्षमता है या उसके कार्य करने की जो क्षमता है, वो क्या उसकी डेवलप होती जाएगी। तो इन्होंने बहुत ही शानदार वे में समझाया है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की अंतर निहित क्षमताओं के विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना आपको? फिर यहाँ पे आते हैं बर्टन महोदय। बर्टन ने भी क्या कहा है कि शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। उद्दीपन का मतलब है कि क्या कर, जो आप शिक्षण देते हो, बच्चों को सिखाओगे, या जो शिक्षण का पार्ट होगा उसमें जिज्ञासु भी होनी चाहिए, उसमें आप डायरेक्ट भी करोगे, उसमें आप बच्चों को प्रोत्साहन भी करोगे, यानी उसमें एक उद्दीपन होना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक समझा रहे हो, ठीक है, तो टॉपिक समझाते हो तो उस बच्चे में टॉपिक समझाने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक को समझने के लिए बच्चे में जागरूकता होनी चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य कि जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो टॉपिक समझ पाए। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई कहानी वगैरह उसको ड्राफ्ट करोगे, या आप उसको ऐसे चुटकुले में सुनाओगे, या आप उसको डांस करते हुए सिखाओगे, या आप उसको उदाहरण के माध्यम से समझाओगे, या आजकल के जो ऑनलाइन के माध्यम से है, तो उन ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या करते हो कि जो आप अलग अलग चीजों में कनेक्टिविटी करके, जैसे कोई भी मूवी का पार्ट ऐसा हो गया तो उसको कनेक्ट करके वहां पर उस बच्चे को समझाओगे, इमेजिनरी मेथड के हिसाब से उसको समझाओगे, या उसको कोई भी ऐसा जो क्लिप हो गया, क्लिप के माध्यम से समझाओगे। कहने का तात्पर्य कि उसमें उद्दीपन लाना जरूरी है, यानी उसमें उत्सुकता लानी जरूरी है उस टॉपिक के प्रति। समझ गए? फिर आप आता है निर्देशन। अब निर्देशन शब्द क्या है कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो, जो कुछ भी आपके करिकुलम में बताया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार आप जो जो फॉलो करोगे उसको आप डायरेक्ट करोगे, बच्चों को बताओगे, बच्चों को बताने के बाद में उसको वो फॉलो करेगा कि सर आप बोलोगे बच्चों आपको इस प्रकार से पढ़ना है, बच्चों आपको इस प्रकार से याद करना है, बच्चों आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, यानी आप क्या करोगे, वहां पर डायरेक्ट कर रहे हो। तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप उसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हो, यानी उसको डायरेक्शन देना। या फिर आप जो पार्ट पढ़ा रहे हो, जो लेसन ले रहे हो, उसमें आपको उसका ट्रांसलेशन बताओगे, तो ट्रांसलेशन बताने के बाद में उसको डायरेक्ट करोगे, हाँ भाई अब एक बच्चे को खड़े करके बोल दिया कि अब इसका ट्रांसलेशन आप करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट करना। या कोई भी चीज को उसको प्रोत्साहन करने के लिए उसको क्या करना, कुछ मिठाई के रूप में हो गया, कुछ इसको प्रोत्साहन के रूप में, जो चाहे बुक हो गया, चाहे पेंसिल हो गया, गिफ्ट में रूप में, ताकि वो उसको क्या कर सके, वो उस चीज को या वस्तु को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शिक्षण में अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन और प्रोत्साहन भी उसका प्रयोग कर सकते हो। फिर आता है एनएल गेज के माध्यम से कि शिक्षण में उन पारस्परिक क्षमताओं के प्रभाव को शामिल किया गया है जिसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। किस प्रकार से होता है कि पारस्परिक क्षमताओं का प्रभाव का जो शामिल किया गया, पारस्परिक क्षमताओं का मतलब यहाँ पे ये इस बात को यहाँ पे इसलिए जोड़ा गया है कि जो शिक्षण होगा, जो पारस्परिक क्षमताएं होगी, पारस्परिक क्षमताओं का मतलब यहाँ पे जो बच्चा है, एक बच्चा जो प्रथम स्टैंडर्ड के अंतर्गत है या जो सेकेंड क्लास के अंतर्गत है, तो वहां पर उस करिकुलम को तो समझेगा ही समझेगा, लेकिन साथ में उसकी अदर एक्टिविटीज भी, यानी पारस्परिक जो क्षमताएं, उसकी जो खेल कूद की हो गई हो, या उसके जो आपके जो चेस की प्रवृत्ति खेल कूद हो गया, यानी स्पोर्ट्स लेवल में भी आप उसको आगे उसका जो कह सकते हैं कि विकास करोगे। ठीक है, जिसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं का भी विकास का लक्ष्य पता चल सके। अब वो उसका टैलेंट पढ़ने में भी है और खेल कूद में भी है, या उसका संगीत में भी है, या उसका क्या है कि वो मेहंदी आर्ट एंड के अंदर भी है, तो सारा कुछ उसका अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि आप टीचर हो, एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसकी जो खूबी होती है वो टीचर को पता होती है। ठीक है, तो टीचर उसके बारे में सारा कुछ जान लेता है, तो उस आकार में आप रूप देना, उस आकार को रूप देना। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आपने चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य में जब चाणक्य एक अपने जंगल से जा रहे होते हैं, तो वो वहां पर एक लड़के को देखते हैं, तो लड़के की जो उसकी जो कार्य करने की, यानी जो उसके खेल कूद की, या उसके जो वो वहां पे जन्माष्टमी वगैरह जो कुछ भी वो वहां पे कार्य कर रहा था,
तो उसको देखते ही वहां पे वो सोच, चाणक्य महोदय ने सोचा कि इसकी जो प्रवृत्ति यानी जो उसकी कार्य करने की जो प्रवृत्ति यानी उसकी जो वो चंचलता उसके अंतर्गत जो उसके कार्य करने की या जो उसके खेल कूद में चंचलता दिखाई दे रही है, उसके जो एक्टिवनेस उसको दिखाई दे रहा है, वो उन्होंने क्या किया कि उसको एक सम्राट के रूप में देख लिया इन्होंने, चाणक्य महोदय ने। तो वो चाणक्य क्या थे, गुरु थे, शिक्षक थे। तो वहां पर उस शिष्य में वो सारी कुछ बातें जो छुपी हुई थी, ठीक है, तो गुरु ने वो पहचान लिया। तो आपका भी ये कर्तव्य है, आपका भी ये ड्यूटी बनती है वहां पर, जो आपके पास में शिष्य आएंगे, जो आपके पास में आप जब कॉलेज लेवल पर पढ़ाओगे, चाहे आप किसी भी स्कूल लेवल पर पढ़ाओगे, तो वहां पर अनेक प्रकार के बच्चे आपके पास में आएंगे, विभिन्न प्रकार के बच्चे आपके आएंगे, भांति भांति के आपके पास में बच्चे आएंगे। तो बच्चों की अलग अलग आपके पास में जो चंचलताएं आपको दिखेगी, कोई बच्चा ज्यादा होशियार होगा, कोई बच्चा कमजोर होगा, कोई बच्चा टैलेंटेड होगा, तो कोई एक सब्जेक्ट में टैलेंटेड होगा, कोई भी मतलब वर्सेटाइल ज्यादा होगा, यानी एक से ज्यादा कुछ एक्टिविटीज वो कर सकता है। तो आपको वो सारा कुछ बांधना है। बांधना का मतलब हो गया कि वो पहचानना है उसके अंतर्गत क्या क्या कैपेबिलिटी है। जैसे ही आप पहचान लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो उसके आप पहचान लिए, पहचानने के बाद में अब आपका कार्य होगा इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करोगे कि उस बच्चे के अंतर्गत अब उस संबंधित टैलेंट को आप उसमें जागरूकता पैदा करना कि हाँ, तू पढ़ाई के साथ में ये खेल कूद भी कर सकता है, तू बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, तो अगर थोड़ी देर इसमें प्रैक्टिस करेगा तो और भी अच्छा कार्य कर सकता है, उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। तो सारा कुछ जो पारस्परिक क्षमताएं हैं उसके पास में, उस प्रभाव को शामिल भी किया जा सकता है। दूसरों की जो व्यवहारिक क्षमता है उसको भी विकास किया जा सकता है। अब दूसरों की विकास जो व्यवहारिक क्षमताओं को किस प्रकार से, जो पहले से उसके अंतर्गत जो खेल कूद के अंतर्गत या जो भली भांति से वो मतलब एक पहचान के मोहताज बन चुके हैं, ठीक है, तो उनका उदाहरण देना, यानी जो सफल हो चुके हैं उनका भी आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसका उदाहरण वो देकर उसको प्रोत्साहित कर सकते हो, उसको जो हौसला उसका अफजाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से जो एल गेज एन एल गेज महोदय ने ये जो शिक्षण की जो परिभाषा है वो यहाँ पे इन्होंने व्यक्त की है, ठीक है। समझ में आया। अब आपके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें जो ऑथर हैं उन्होंने क्या बताया शिक्षण को। देखिए अब आपको लिखना है, इतना कुछ हमने कल लेक्चर में देखा था, इसलिए हमने एक बार इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लिया अभी, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट इसमें समझ रहे हैं मॉरिसन के बारे में। एच सी है, एच सी नहीं, H.C. मॉरिसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन्होंने शिक्षण के बारे में क्या कहा है जानिएगा। बहुत ही शानदार बात बताई इन्होंने भी। देखिए शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है, और अधिक परिपक्व व्यक्ति का कम परिपक्व व्यक्ति के अग्रिम विकास की व्यवस्था करता है।
बहुत ही शानदार बात बताई है इन्होंने कि जो मॉरिसन महोदय हैं वो ये कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, ठीक है, अधिक परिपक्व व्यक्ति के अगर संपर्क में आ जाता है और अधिक परिपक्व व्यक्ति उस कम परिपक्व व्यक्ति के अग्रिम विकास की व्यवस्था करता है। बहुत ही शानदार लाइन लिखी है। यानी एक परिपक्व व्यक्ति और एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, यानी कह सकते हैं कि एक नॉर्मल जो होशियार व्यक्ति है और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति के अंतर्गत संपर्क में आएगा, तो वो भी क्या करेगा कि वो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो भी क्या करेगा, उसकी प्रवृत्ति को वो बनाने की कोशिश करेगा उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे अपने जो क्लास में जब बच्चे होंगे, तो क्लास में जो बच्चे हैं आपके अलग अलग उनका आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। कोई बच्चा है जो एक बार समझाने में वो समझ में आ जाता है, कोई बच्चा है कि उसको दूसरी बार भी उसको पूछना पड़ता है, जब दूसरी बार उसको समझाया जाता है तब उसको समझ में आता है, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो हम ना तो उसको पहले समझाते हैं ना ही दूसरी बार समझाते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे बच्चे होंगे जो खुद से पढ़ के आते हैं, ठीक है, और खुद समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। तो कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ज्ञान अधिक परिपक्व वाले बच्चे होंगे, तो परिपक्व वाले बच्चे के अंतर्गत वो शामिल होते हैं। वो जैसे क्लास के अंतर्गत जैसे एक टीचर होता है, टीचर के सामने बच्चे बोल नहीं पाते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो अपने जो सहपाठी होते हैं सहपाठियों के साथ में इस तरह से बात करते हैं या खुल मिल जाते हैं। जैसे ही वो घुल मिल गए तो वो जो भी अपने मन की बात है उस अपने सहपाठी को बताते हैं। तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक अगर वो सहपाठी को जो उसको समझ में नहीं आया और वो अपने सहपाठी से पूछता है, ठीक है, और फिर वो सहपाठी जिसको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया हुआ है और वो जैसे ही उसको समझाता है तो वो उसको आसानी से उसके दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो आपके आपको पता चल जाए कि भाई आपकी जो क्लास में इतने बच्चे तो हैं कि वो मोर इंटेलिजेंट है और इतने बच्चे इंटेलिजेंट है और इतने बच्चे कम इंटेलिजेंट है, तो आपको क्या करना है कि उसके क्लास के दौरान आपको उसमें बच्चों को जो डिवाइडेड कर देना है कि आपके जो बच्चे होंगे जो मोर इंटेलिजेंट है उनके साथ में जो आपके कम इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना उनको साथ में आप क्या करोगे, उसके साथ में या तो उसकी दोस्ती करवा दोगे या उसके साथ में आप उसको बैठाओगे, ठीक है। तो जैसे वो उसके साथ में उठ बैठ करेगा रहेगा या खाएगा पिएगा पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, जो मोर इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना वो क्या करेगा, उसको अगर आपने कोई भी लेक्चर क्लास में लिया है और उस दौरान उस बच्चे को समझ में नहीं आया है, वो मोर इंटेलिजेंट वाला बच्चा क्या करेगा, उसको बाद में समझा भी सकता है। तो यहाँ पे मॉरिसन ने बहुत ही शानदार शब्दों में लिखा है कि एक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व वाले व्यक्ति के संपर्क में आएगा, तो अधिक परिपक्व व्यक्ति उस कम परिपक्व व्यक्ति को अग्रिम विकास की व्यवस्था कर सकता है। समझ में आ गई ना बात? चलिए, अब मैं इसको एक चीज और लेता हूँ, इसको और भी साथ में जोड़ते हैं हम कि जो कम परिपक्व व्यक्ति और अधिक परिपक्व, हमने अभी तक जो समझा है एक स्टूडेंट के बिहाफ पे समझा है, ठीक है, यानी बच्चों के माध्यम जो क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं उसके हिसाब से भी इस चीज को डेफिनेशन को समझा है। अब थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा वर्जन और ले लेते हैं इसमें। देखिए, एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी। ध्यान से समझना अब इस चीज को कि जो शिक्षक होता है और जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षक क्या होता है, अधिक परिपक्व होता है, अधिक परिपक्व होता है, यानी शिक्षक के पास में उस सब्जेक्ट के संबंधित सारा कुछ ज्ञान उसके अंतर्गत होता है। और वो शिक्षार्थी होता है तो वो कम परिपक्व होता है, ठीक है। अब जैसे ये कम परिपक्व व्यक्ति इस अधिक परिपक्व वाले के पास में आएगा, यानी आपके पास में आता है, अगर आप कॉलेज के लेक्चरर बनते हो, ठीक है, और ये जो कम परिपक्व वाला है आपके पास में ऐसे इस तरह से आता है, ठीक है, जैसे ही आपके ये संपर्क में आया, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, अधिक परिपक्व वाला उसको अग्रिम विकास की व्यवस्था करेगा। अब आपका क्या काम होगा इसको कि भाई इसकी अधिक विकास का कार्यक्रम करे, विकास की व्यवस्था करे। समझ गए? समझे या नहीं समझे? यानी मॉरिसन ने अधिक जो परिपक्व वाले व्यक्ति इसको बताया है शिक्षक को, ठीक है, और शिक्षार्थी को कम परिपक्व वाला व्यक्ति बताया है। समझ में आ गई ना बात आपको? यस या नो? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब चाहिए मेरे को, समझ में आया या नहीं आया।
परिपक्व मीन्स, परिपक्व का मीन्स होता है कि वो एक तथ्य का मतलब है कि परिपक्व कैपेबल होना, यानी वो उस चीज में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, कैपेबल होना, समझ गए ना, परिपक्व, समझ गए। परिपक्व मीन्स होता है कैपेबिलिटी, यानी उसका जो मतलब मोर कैपेबल होना इस चीज में, यानी अधिक उसके पास में नॉलेज होना, ठीक है, यानी सब्जेक्ट मैटर पर उसके पास में ज्ञान होना, परिपक्व। चलिए अब बात करते हैं हम, देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से जो नोट्स बने हुए हैं वो उपलब्ध हो गए होंगे। और ये एक ही क्यों आया भाई? हम्म, तो फिर इसका कुछ औचित्य क्यों नहीं रहा? चलिए हम हैंड रिटन नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स पूरे आए नहीं हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट जो समझ रहे हैं इसमें, शिक्षण के चर हमने समझे थे, ठीक है, क्या क्या समझे थे, शिक्षण के चर हमने समझे थे अभी तक। शिक्षण के चर कितने थे? हम्म, कितने थे? शिक्षण के चर कितने थे? जवाब देगा कोई? जी निकिता जी बताइए, शिक्षण के चर कितने समझे थे अपन ने? एलन ने कितने बताए थे और जॉन डीविन ने कितने बताए थे? हम्म, देखिए शिक्षण के हमने एक तो दो मुखी कहा था और एक त्रिमुखी कहा था। जो तीन मुखी जिसने कहा था वो कौन कौन से थे? चलिए देखिए मैं समझाता हूँ वापस आपको। सबसे पहले आता है आपके पास में शिक्षण, दूसरा आता है शिक्षार्थी, ठीक है, और तीसरा होता है समाज, यानी आपका पाठ्यक्रम, करिकुलम जिसको बोलते हैं, ठीक है, समाज। अब देखिए इसमें आप शिक्षण, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समाज, ये आपके पास में तीन क्या आ गए, चार आ गए। अब इनका आपको क्या करना है, नामकरण किस प्रकार से हुआ, इन्होंने रखा,
तो यह एक शिक्षण के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो शिक्षण की अगर बात की जाए तो शिक्षण की जो बात करते हैं, शिक्षण एक क्या है? शिक्षण शिक्षण एक महत्वपूर्ण चर है। शिक्षण एक क्या है? महत्वपूर्ण चर है। ठीक है, जो क्या करता है, जो समस्त शैक्षिक प्रक्रिया, जो समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का चालक या संचालक होता है, का संचालक होता है। यानी मेन कड़ी कौन है? शिक्षक ही होता है, संचालक होता है या प्रबंधक होता है, या आप कह सकते हैं कि संगठन करता होता है। ठीक है, एक नाम और लिख सकते हैं, इसमें चालक भी होता है। यानी जो शिक्षक होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? चलिए, यानी हमने अभी बात की है इसकी कि शिक्षण एक महत्वपूर्ण चर है जो समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का संचालक, प्रबंधक, चालक, संगठन करता होता है। ठीक है, उसके बाद में परंपरागत जो शिक्षण होता है, क्या होता है? परंपरागत ओके निकिता जी, परंपरागत शिक्षण में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की खुद की होती है। समझ गए? परंपरागत जो शिक्षण होता है, यानी जो ट्रेडिशनल आपके पास में जो नॉलेज है, उसकी जो भूमिका आप खुद ही वहन करते हो, जो बच्चों को आप कोई भी समझाते हो, तो वो सारा कुछ आप फॉर्मूला है, ट्रेडिशनल है, जो आपने सीखा अपने गुरुओं से, ठीक है, वैसा का वैसा आप क्या करते हो? डिलीवर करते हो अपने स्टूडेंट के पास में। ठीक है, यानी आपके अब जो नेशनल करिकुलम फेडरलिज्म के बारे में 2005 का जो था, नेशनल करिकुलम फेडरलिज्म, जो शिक्षकों के 2005 के बारे में बातें आई थी, शिक्षकों को सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता यानी फैसिलेटर, फैसिलेटर क्या हो गया ये? ठीक है, फैसिलेटर के रूप में स्वीकार करता है। उसके बाद में जो शिक्षण होगा, जो शिक्षण शास्त्र के अनुसार क्या होगा? शिक्षण शास्त्र के अनुसार शिक्षक में निम्न गुण होने आवश्यक हैं। शिक्षक में निम्न गुण
होना आवश्यक है। यानी ओके, बता दूंगा। यहाँ पे ये एक पॉलिसी है, एनसीएफ, ठीक है। तो एनसीएफ पॉलिसी के अंतर्गत तो जो कुछ भी उसको शिक्षक को जो सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है, तो जो आपके नेशनल जो करिकुलम जो फेडरलिज्म है, ठीक है, तो उस फेडरलिज्म के बारे में जो 2005 के जो शिक्षक के बारे में जो रोल बताए गए हैं, उस रोल को आपको क्या करना है, जो शिक्षक को जो सुविधा बताई गई है उसमें उस सुविधा को रोकना, उसको स्वीकार किया गया है शिक्षक को, ठीक है। तो उस रोल में आपके क्या क्या सारी बातें बताई गई है कि किस प्रकार से एक शिक्षक को होना चाहिए, किस प्रकार के शिक्षक के गुण होने चाहिए, ठीक है, शिक्षक की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक के अंतर्गत क्या होना चाहिए कि बाल विकास का पेडोलॉजी का ज्ञाता होना चाहिए। बाल विकास की बोलिए। हैंड राइज फिर से कर दीजिएगा। अगर आपको बात करनी हो मुझसे तो आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास के दौरान बात भी कर सकते हैं। देखिए, बाल विकास पेडालॉजी का ज्ञाता होता है। शिक्षक क्या होता है, जो पेडागोजी होता है ना, पेडागोजी, इट्स ओके, बट अगर आपको बात भी करना हो तो आप डायरेक्ट क्लास में बात भी कर सकते हैं। जैसे ही आप हैंड राइज करोगे मेरे पास में मैसेज आएगा और मैं आपका कॉल पिक कर लूंगा, ठीक है। क्या होता है, पेडागोजी का वो ज्ञाता होता है। यानी एक शिक्षक होता है ना, उसके पास में जो बाल विकास से संबंधित उसके बारे में सारा कुछ उसके पास में नॉलेज होना चाहिए। जो बाल विकास से संबंधित उसको सारा कुछ नॉलेज इस प्रकार से हो कि उस बालक को जो कुछ उसकी आवश्यकता हो, जो कुछ भी वो समझना चाहता हो, जो कुछ भी उसकी नीड हो, वो एक शिक्षक आसानी से समझ पाए, ठीक है। तो सारा कुछ उसको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसके पास में क्या होना चाहिए, शिक्षक के पास में विषय का अनुभव होना चाहिए। विषय का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा शिक्षक है जो जिस सब्जेक्ट का शिक्षक बनकर बैठा है और उसके पास में उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ अनुभव भी नहीं है, यानी उसके सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को, क्या डिलीवर करेगा, क्या उस बच्चों को समझाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोर प्रोबेबिलिटी जो आवश्यकता के रूप में शिक्षक के पास में होनी चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान, ठीक है। सब्जेक्ट से संबंधित जो कुछ भी बातें आपके पास में, जो भी आपने चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी हो, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के संबंधित लेवल पर पढ़ी हो, ठीक है, या आपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से आपने उस सब्जेक्ट के संबंधित आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी आपने नोट्स बनाए, जो कुछ भी आपने उसके बारे में समझा है, जो भी आपने अनुभव खुद के रूप में उसको हासिल किया है, वो सारा कुछ अनुभव अब आपके पास में होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं एक विधि के विद्यार्थी हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में कानून की सारी कुछ जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास में कानून की जानकारी नहीं है तो मैं एक विधि का ज्ञाता नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे ही आप अंग्रेजी के माध्यम के जो आप बालक हो या बालिका हो, तो आपके पास में अंग्रेजी का सारा कुछ मेथड आपके पास में, सारा कुछ एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे हो गया कि सब्जेक्ट का अनुभव उसके पास में होना चाहिए, टीचर के पास में।
दूसरा जो टीचर होगा, यानी जो टीचर होगा उसके पास में क्या होनी चाहिए, संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। संप्रेषण की क्षमता, संप्रेषण की क्षमता का मतलब क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन ऑफ कैपेबिलिटी। कम्युनिकेशन ऑफ कैपेबिलिटी यानी आपके पास में जो आप डिलीवर कर रहे हो, यानी जो आपको, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से होता है, जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो आपको शिक्षण के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको समझा रहा हूँ, वो संप्रेषण की क्षमता मेरे पास में होनी चाहिए। अगर आप शिक्षक बनना जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज में व्याख्याता बनोगे, तो वहां पर लेक्चर इस प्रकार से दोगे तो बच्चे को एक मंत्र मुग्ध कर दोगे। जिस प्रकार आप भाषण देते हो, ठीक है, हम भाषण किसी का सुनते हैं ना, तो आपको भाषण में वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो उसकी जो संप्रेषण की जो क्षमता है, उसके पास, आपके पास में होना चाहिए। जब टीचर है वो उसके पास में संप्रेषण की भावना अत्यंत ही होना आवश्यक है। तीसरा, चौथा क्या होगा इसमें, व्यक्ति और सामाजिक गुण होने चाहिए। जो टीचर होगा वो एक तो सबसे पहले और व्यक्तिक एवं सामाजिक गुण होना चाहिए। ठीक है, सोशल मेरिट वगैरह भी उसके पास में होनी चाहिए कि वो समाज में जब भी वहां पर किसी भी के पास में जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसको ए बेवड़ा बोला जाए, ऐसा नहीं है, ए बेवड़ा नहीं बोला जाए। तो इस तरह से उसके पास में जो उसके रहन सहन है या उसके समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो भी क्या होनी चाहिए उसके पास में, एक प्रसिद्धि के रूप में होनी चाहिए, एक अच्छी वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो शिक्षक घर पर तो रात को क्या करता है कि दारू पीता है और सुबह बच्चों को इस तरह से ज्ञान देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो व्यक्तित्व, उसकी जो पर्सनालिटी है, एकदम एक्सपेंसिव होनी चाहिए, एकदम लग्जरियस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। दूसरा होना चाहिए कि नवाचारिक होना चाहिए। जो शिक्षक होता है वो क्या होना चाहिए, शिक्षक नवाचारिक होना चाहिए। अब यहाँ पे नवाचारिक का मतलब क्या होता है, कि नवाचारिक का मतलब यहाँ पे इस सब का यह आशय लिया जाएगा कि जो कुछ भी शिक्षक आपके पास में नॉलेज है, ठीक है, उसको हर वक्त आपको अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मार्केट में कुछ भी परिस्थिति घटित हुई हो, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस टीचर को क्या करना चाहिए, ढल जाना चाहिए और उसी परिस्थिति के हिसाब से बच्चों को भी समझाना चाहिए। चाहे अभी आपके 2020 की जो शिक्षा प्रणाली आई है, ठीक है, उसके माध्यम से वो अपडेट होना चाहिए, या जो अभी हाल ही में बजट आया है, ठीक है, उस बजट का भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य नवाचारिक का मतलब हो गया कि अपडेटेड होना। दूसरा, इसमें आप ये मान सकते हो कि जो कुछ आप मेथड यूज कर रहे हो, जो बच्चों को आप समझा रहे हो, जिस मेथड से समझा रहे हो, ठीक है, उस मेथड में भी आपको क्या नवाचार लाना जरूरी है। जैसे आप क्या करते हो कि बच्चों को पहले, बच्चों को क्या करते हैं कि एक किताब ले लेते थे, और जैसे मेरे पास में, ये देखिए मेरे पास में यूजीसी की किताब है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस किताब में मैंने ले लिया और किताब को खोला, ठीक है, और खोल के मैंने ऐसा क्या किया कि इसके जो लाइन वाइज है वो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक तो वो तरीका होता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि बच्चों को बोर्ड पे सिखाया जाए, समझाया जाए, ठीक है। और एक होता है डायग्राम करके उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, ताकि वो क्या कर सके, हर एक तथ्य के पास में वो बच्चा समझ सके, तथ्य के पास पहुंच सके। कुछ ऐसे होते हैं कि आप क्या करते हो कि फिल्मों के जो दृश्य होते हैं, उस दृश्यों में आप कनेक्ट करके उस बच्चे को पढ़ाते हो। यानी कहने का तात्पर्य, जो भी आप टॉपिक समझाओगे, ये उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें उसको बताओगे ताकि वो क्या कर सके, अधिक समय तक अपने माइंड में कैच करके रख सके। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी एक चीज आपको याद करवानी बच्चे को, ठीक है, तो जैसे अभी आपसे पहले मैं एक क्लास ले रहा था, ठीक है, तो वहां पर हमारे क्या था कि स्कूल ऑफ लॉ के बारे में मैं समझा रहा था, ठीक है। तो स्कूल ऑफ लॉ के बारे में 5 बातें थी, ठीक है। तो 5 बातें थी हमारे, NHSR, ठीक है। तो मैंने इन बच्चों को बताया कि क्या जो मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया है क्या आपको समझ में आया। तो बच्चे बोले कि हाँ सर आया।
मैंने कहा वापस बोलो, क्या आपको समझ में आया? तो 5 बच्चों में से 4 बच्चे बोले हाँ समझ में आया, और एक बच्चे ने बोला ना सर। तो मैंने उसी ना सर को क्या कर दिया कि अपनी उस मेथड को उसमें यूज कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे एक बच्चे ने जैसे बोला ना सर, तो मैंने कह दिया कि देखिए इसने बोला ना, इसने बोला AHSR, तो मैंने यहाँ कर दिया कि नेचुरल के रूप में, दूसरा एनालिटिकल के यूज में, तीसरा हिस्टोरिकल के रूप में, चौथा सोशियोलॉजिकल के रूप में, और पांचवा रियलिस्टिक के रूप में। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक बच्चे को समझाना था, बच्चे के माइंड में ये सारी बातें मेरे को याद करवानी थी। तो मैंने क्या, एक नॉर्मल उदाहरण लिया कि भाई क्या मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया? तो 4 बच्चे तो ऐसे बोल रहे कि हाँ समझ में आए, और एक बच्चा ऐसा था कि जो बोल रहा नहीं सर मेरे को समझ में नहीं है। तो मैंने उसी की ट्रिक बना डाली, ठीक है, और बच्चों को आसानी से अब समझ में आ गया। तो इसी तरह से क्या करना है कि आपको बच्चों को जो आप याद करवाना चाहते हो, जो आप समझाना चाहते हो, उसमें आप कोई भी ऐसी ट्रिक ले सकते हो, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो, इमेजिनरी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, इमेजिनेशन आप यूज कर सकते हो, आप फिल्मों के दृश्य को रूप ये उसको यूज कर सकते हो समझाने के उद्देश्य से। आप उसमें डांस के रूप में भी बच्चों को समझा सकते हो। आजकल जो आपके एक बिहार के स्टूडेंट है वो बहुत ही वायरल हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप डांस करके, वो टीचर है उनको बच्चों को समझाती है, पढ़ाती है। तो आप उस बच्चे को, कहने का तात्पर्य टीचिंग ऑफ मेथड क्या है, जो आप किस प्रकार से उसको समझाते हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका मेथड आपको जो नवाचार करना होगा, ठीक है। यानी आप पुराने जो परंपरागत तरीके से पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या है कि बोरियत महसूस कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ भी नए टेक्निक, नया जो कुछ भी आप समझाने की कोशिश करोगे, तो बच्चे की जो पढ़ने के अंतर्गत उसकी जो जिज्ञासु है वो भी क्या होती है, उसकी जागृत होगी। तो आपको क्या करना है कि हर एक बच्चे को समझाने के लिए आप खुद उस मैटर पर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले नवाचार करना जरूरी होता चाहिए। तो शिक्षक एक नवाचारिक होना जरूरी है, समझ गए अब? चलिए, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। शिक्षक को क्या होना चाहिए कि एक शोधकर्ता के रूप में होना चाहिए। शिक्षक क्या है, देखिए शिक्षक, ओके वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। देखिए शिक्षक क्या होना चाहिए, एक शोधकर्ता भी होना चाहिए, या अन्वेषण करता भी होना चाहिए, ठीक है। शोधकर्ता और अन्वेषणकर्ता क्या है कि जब आप, अभी आप नेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेट और जेआरएफ दो होता है। जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपको रिसर्च फेलो दी जाती है, ठीक है। तो रिसर्च फेलो के अंतर्गत क्या होता है कि आप जिस मैटर पर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उस मैटर पे आपकी जानकारी क्या क्या है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कोई ऐसा मैटर हो गया जिसमें आपके जो सेक्सुअल ट्रांसजेंडर के अंतर्गत आपके एक मैटर आपके पास में अगर दे दिया, यानी ट्रांसजेंडर के बारे में भारत में क्या भूमिका है, क्या उसमें ट्रांसजेंडर से संबंधित भारत में कानून बनाए गए हैं, उसमें उनको क्या क्या उपलब्धि दी गई है, उनको क्या क्या उपचार दिए गए, सारा कुछ आपको ध्यान में रखता है, उनकी क्या क्या सीमांकन होनी चाहिए, सारा कुछ अब आपको मैटर सोल्व करना है, यानी आपको रिसर्च करना है। तो आप क्या करोगे, अब धरातल पर आपको जाना होगा, यानी जहाँ पर ट्रांसजेंडर रहते हैं उनके उनके बीच में जाना होगा, उनके बीच में अब व्यक्तियों के जो किस प्रकार से वो बातचीत करते हैं वो आपको समझना होगा, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या उनकी नीड है, क्या क्या उनको सैद्धांतिक रूप से उनको जरूरत है, वो आप जानोगे, उसको समझोगे, तो आप क्या करोगे, उस मैटर पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पर शोध करता और अन्वेषण करता यानी खोज कर रहे हो। कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये हो गया कि शिक्षण को जिस सब्जेक्ट मैटर का वो टीचर है, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है, उसके बारे में नई बातों को खोजना,
नई बातों को उसमें एड ऑन करते जाना, अपने मेथड में, अपने जो टीचर की जो प्रणाली पढ़ाने की उसका जो कौशल है उसमें शोध करते, यानी नए अपडेट होता जाना, उसको रिसर्च करता जाना होना चाहिए। ठीक है, अन्वेषण के रूप में उसको हर एक चीज को खोज करनी चाहिए। अगर मार्केट में कोई भी ऐसा शब्द आ गया, अब बच्चों को वो सिखाना है तो सबसे पहले वो खुद सीखेगा, तभी तो बच्चों को सिखा पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चों को बिना पढ़े वो सिखा दे। अगर वो रिसर्च करेगा, पूरा R&D करेगा, तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएगा, अदरवाइज क्या सिखा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक शोधकर्ता और अन्वेषणकर्ता भी होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में इसको क्या कहा गया है, टीचर को। अब यहाँ पे एक नोट लिखता हूं मैं। इसलिए इसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र चर कहा जाता है, यानी फ्रीली, यानी टीचर अपने आप में फ्री है, जो कुछ भी सोच सकता है, समझ सकता है, जो कुछ भी वो अपने पास में ज्ञान है उसको बढ़ा भी सकता है, यानी स्वतंत्र है वो। ठीक है, तो एक स्वतंत्र चर कौन सा हो गया, शिक्षक हो गया। समझ गया, समझ गए ना आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट है वो कल देखेंगे। ठीक है, तो समय पर आना, 11:30 बजे आपकी क्लास होती है। आज हमने एक शिक्षक के बारे में समझा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।